साथियों गुड इवनिंग। अभी एक महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश सरकार का राजपत्र जारी हुआ है, जिसमें मैं आपको टॉपिक पे बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, निर्णय जो कि अतिथि शिक्षकों के हित में लिए गए हैं। 50% नियमित भर्ती में अतिथि शिक्षकों को आरक्षित सीटें की जाएंगी। 50%, जैसे मान ली 10,000 सीट निकलती हैं तो 5,000 सीटें होंगी वो अतिथि शिक्षकों के लिए होंगी, और इसमें 50% जो सीटें होंगी वो महिलाओं की होंगी। अब मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ। और इसमें प्राथमिक में बीएड को पूरी तरीके से जो है बाहर कर दिया गया है। अब जब 11 अगस्त 2023 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड को बाहर किया गया, उसमें भी उसके बाद से बीएड को एलिजिबल प्राथमिक में नहीं माना है, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। और साथ में प्राथमिक शिक्षक जो विज्ञान है, प्राथमिक शिक्षक जो प्रयोगशाला था, तो स्कूल शिक्षा विभाग ने अभी नया संशोधन जारी किया है। हालांकि ट्राइबल का अभी नहीं है, ये डीपीआई का मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 27 दिसंबर 2024 यानी अभी का है। और इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण मैं आपको तथ्य पूरे स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा, और आप समझने की कोशिश करना कि अभी कौन कौन से जो नए बदलाव नियमों में, भर्ती नियम में हुए हैं वो हमें देखने हैं। और मैं आपको बता दूं कि लैब के लिए अब क्या क्या योग्यता रखी गई है, और क्या चयन परीक्षा का माध्यम बनाया गया है, और क्या अब प्रयोगशाला शिक्षक का नाम हट गया है, तो स्कूल शिक्षा विभाग ने भी जारी किया है। और उसमें फ्रेश जो भर्ती है, उसमें जो भर्ती है प्रयोगशाला शिक्षक की, वो 8,515 स्कूल शिक्षा विभाग के पद है। अभी हम आपको देखते हैं, स्पष्ट मैं आपको पूरा करता जाऊँगा, ठीक है। आपको बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से सुनना है, बड़े इत्मीनान से इसको देखना है, और फिर जाके सभी साथियों को शेयर करना है, ठीक है साथियों। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले यहाँ बता देता हूँ। तो मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित, भोपाल, शुक्रवार दिनांक 27 दिसंबर 2024, ठीक है। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 27 दिसंबर 2024, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट देख चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ आते हैं सीधे ख नंबर पे देखते हैं। तो रिक्त पदों के लिए क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा, अर्थात मध्य प्रदेश, ये देखो एक, ठीक है। मध्य प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 50% पद आरक्षित होंगे। मतलब कितने भी पद है, जैसे मान लीजिए अगर 100 पद हैं तो उसमें 50% पद जो महिलाओं के लिए उसमें आरक्षित रहेंगे। 50% पदों पर महिलाओं की भागीदारी रहेगी। अब हम देखते हैं मेन पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे हमको, जिसमें सबकी निगाहें हैं, सब उस पर फोकस करेंगे, जो सबके लिए है। हालांकि जो अगर जिन्होंने अतिथि में नहीं पढ़ाया है उनके लिए जॉब लेना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ, ये देखिए, ठीक है। 4 लिखा है, ये 4 सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50% रिक्तियां ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों और न्यूनतम 200 दिवसों के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के रूप में कार्य किया हो। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। जब अतिथि शिक्षक नहीं मिलेंगे तब अतिथि शिक्षकों के पदों पर अन्य अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। लेकिन आप देखना, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, ठीक है। अब आप बड़े ध्यान से सुनना, इसमें लिखा है स्पष्टीकरण। तो देखो 3 सत्र कौन से मान्य होंगे, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। मतलब एक शैक्षणिक सत्र में मिनिमम 30 दिन होना ही चाहिए। जैसे 3 सत्र में अगर आप 200 दिन पूरा कर रहे हैं, तो एक सत्र में मिनिमम 30 दिन, कम से कम 30 दिन का एक सत्र जरूर होना चाहिए, जिसमें मतलब 30 दिन, जैसे मान लिया अगर आपने 2 सत्र में 200 दिन कर लिए और 30 या आपने 180 दिन कर लिए, तीसरे सत्र में आपके 30 से कम दिन है तो वो आपका मान्य नहीं होगा। मतलब 30 दिन मिनिमम एक सत्र में होना चाहिए, और कुल मिलाकर 3 सत्रों में 200 दिन आपके अध्यापन का अनुभव होना चाहिए, तभी जाके आपको इसका लाभ मिलेगा। और साथियों बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर 5,000 जगह आती हैं तो 2,500 पदों पर सिर्फ अतिथि शिक्षकों का हक होगा, सिर्फ अतिथि शिक्षकों का हक होगा। ये बहुत बहुत बड़ी, अभी कहते हैं कि अभी जो शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने उस समय जो घोषणा की थी
कि मैं नियमित भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दूंगा, 50% पद आपको दूंगा, तो वो उन्होंने आज पूरा कर दिया है और अतिथि शिक्षकों को 50% पद नियमित भर्ती में दे दिए हैं। ठीक है, तो अब अतिथि शिक्षक होना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया ये आप देख सकते हैं। जिसके पास अतिथि शिक्षक है वो 50% सीटें ले जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, मैं आपको और चीज़ें, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं प्राथमिक शिक्षक। ठीक है, अब यहाँ नीचे इसकी सारी डिटेल्स दी गई है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखिए मेन टू पॉइंट कि पद सृजित की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मतलब प्रक्रिया अभी जो क्योंकि पहले शिवराज सिंह चौहान मामा जी की सरकार थी, है ना, मामा नाम से फेमस शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने 1 लाख का जुमला दिया था। अब क्या है, सरकार नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है, तो अब पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अब कौन से विभाग में कितने पद हैं और कैसे भरे जाएंगे ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो सीधी भर्ती द्वारा पद भरे जाते हैं, ये देख लीजिए। उच्च माध्यमिक शिक्षक की तो 50% पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और 50% सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। अब हम सीधे यहाँ आते हैं प्राथमिक शिक्षक के। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षक के हम यहाँ देखते हैं, तो प्राथमिक शिक्षक 1,31,152 टोटल पद बचे हुए। मान लीजिए पहले कितने पद बचे हुए थे, पहले ज़्यादा पद बचे हुए थे, है ना। अब क्योंकि अब स्कूल बंद हो गए तो पदों की संख्या घट गई है। मतलब जो कार्यरत लगभग माने तो हम, मतलब जिनके पद हैं, टोटल पद हैं। ठीक है, कुल पदों की संख्या है, देखिए कुल पदों की संख्या है ना, तो कुल पदों की संख्या है इतनी। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट देखिए आप, अच्छी सी बात। प्राथमिक शिक्षक खेल, प्राथमिक शिक्षक के खेल के 860 पद हैं, जो 100% नियमित वो सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान पूर्व पदनाम प्रयोगशाला शिक्षक, आपको ये बता दें कि प्रयोगशाला शिक्षक का नाम बदलकर प्राथमिक शिक्षक विज्ञान रख दिया है। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इसके नीचे कि इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि इसमें सिर्फ विज्ञान को लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बाकी हम ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अब आगे चलते हैं। तो ठीक है, आप इधर आ जाइए। ठीक है, अब प्राथमिक शिक्षक का देखते हैं, माध्यमिक शिक्षक का, उच्च माध्यमिक का नहीं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप नीचे ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो प्राथमिक शिक्षक न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी है। ठीक है, अब 21 वर्ष से कम आयु है तो आपकी नियुक्ति नहीं होगी, न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार। अब देखो, अब यहाँ पे देखो B.Ed माने नहीं किया गया, ये भी हमको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कम देगा, अब ये नंबर 1 लिखा है, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष, निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। चलो मैं आपको पहले योग्यताओं के बारे में बता देता हूँ। तो इस कम 50% अंकों के साथ आपकी हायर सेकेंडरी होना चाहिए, इसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा या DLED होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष NCT विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक वर्ष में 2 वर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, आप देखिए कि कम से कम, इसमें ये भी लिखा है, इसमें B.Ed का कहीं उल्लेख नहीं है दूर दूर तक। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि B.Ed साथियों 4 वर्ष का होता है, जिसमें ग्रेजुएशन के साथ B.Ed हो जाती है। वो B.Ed माने की गई है जो B.LED होती है। ठीक है ना, जिसमें ग्रेजुएशन भी शामिल होती है और B.LED भी होती है, जो 12th के बाद 4 वर्ष की होती है। ठीक है, उसको मान्य किया गया है। और स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक वर्ष में 2 वर्षीय डिप्लोमा, स्नातक के साथ आप 2 वर्षीय डिप्लोमा लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है B.Ed पूरी तरीके से इस जो संशोधन राजपत्र हुआ है उसमें प्राथमिक से B.Ed को पूरी तरीके से बाहर कर दिया है। ठीक है, और हम यहाँ पे देखें तो इसकी कैसे ज्वाइनिंग होनी है, कैसे होना है, तो हम यहाँ देखते हैं। तो निर्धारित प्रतिशत के साथ पात्रता परीक्षा, पहले तो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना बिल्कुल अनिवार्य है। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात पात्रता परीक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण किया उसके बाद चयन परीक्षा के माध्यम से चयन होना अनिवार्य होगा। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में विभाग द्वारा चयन परीक्षा से संबंधित प्रावधान शिथिल कर सकेगा। मतलब जो अनुकंपा नियुक्ति जो चाहते हैं उनको भी चयन परीक्षा पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए व्यावसायिक योग्यता विशेष परीक्षा में 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि
अब ये देख लीजिए प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षा विज्ञान में देख लो, देखना चाहिएगा विज्ञान में क्या हुआ है। तो प्राथमिक शिक्षक विज्ञान अब प्रयोगशाला शिक्षक, जो पहले उसका नाम प्रयोगशाला शिक्षक था उसका नाम बदल कर अब प्राथमिक शिक्षक विज्ञान कर दिया गया है। इसमें भी आपको पात्रता परीक्षा और सब कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उत्तीर्ण करना, ठीक है। अब ये देखो विज्ञान संख्याएँ के साथ साथ समकक्ष, अब देखना इसमें कहाँ लिखा है विज्ञान, मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देखिए इधर आ जाओ, तो कम से कम 50% अंक देखिए आपका देगा प्रयोगशाला शिक्षक के लिए, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान जिसका नाम बदल कर रख दिया गया है, तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी विज्ञान संकाय के साथ या समकक्ष तथा प्रारंभिक वर्ष में 2 वर्ष का डिप्लोमा, ठीक है, जैसे BLED होना चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे आते हैं, इसमें कहाँ पे लिखा है देखो, अब ये देखो अभियुक्ति, है ना, ऐसे प्राथमिक शिक्षक जो हायर सेकेंडरी परीक्षा विज्ञान विषय एवं विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होंगे उन्हें प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर पदस्थ किया जाएगा। यानी आपने प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको विज्ञान संकाय के साथ होना चाहिए, आपके विज्ञान विषय के साथ आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी जाके आप प्राथमिक शिक्षा प्रयोगशाला शिक्षक के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो ऐसे प्राथमिक शिक्षक जो हायर सेकेंडरी परीक्षा विज्ञान विषय के साथ होगी, मतलब 12वीं में विज्ञान विषय होना चाहिए। अगर आपने 12वीं विज्ञान विषय के साथ अगर आपने 12th किया है, हायर सेकेंडरी की है, तो उन्हें प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ किया जाएगा। तो मैंने आपको सारे जो है चीज़ें क्लियर कर दी हैं और नए पदों के सृजन की प्रक्रिया है चल रही है। तो साथ ही आपको पता है वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ गया है, वर्ग 3 के बारे में अभी स्पष्ट पदों के बारे में भी नहीं कहा है, हालांकि डिले हो सकता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अतिथि शिक्षकों को 50% सीटें आरक्षित कर दी हैं। ये एक नॉर्मल बिना अतिथि शिक्षक के लिए अब जॉब लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और विभाग की लापरवाही आप तो देखते ही हैं, कितनी लापरवाही विभाग के द्वारा की जाती है। तो अभी हाल ही का जो राजपत्र है वो जारी हुआ है 27 दिसंबर, यानी 3 दिन पहले का ही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बहुत कुछ कहता है ये राजपत्र। अगर मैं आपको बता दूं प्रयोगशाला शिक्षक के लिए, तो इसके लिए भी अगर हम प्राथमिक शिक्षक की जो प्रयोगशाला की जो अभी 2020 के नोटिफिकेशन में था, तो उसमें भी ट्रैवल के इस तरीके से अगर राजपत्र आया होगा तो ज़रूर उसमें ये चीज़ें मेंशन होंगी। अगर ऐसी होगी तभी जाके, और तो मुझे लगता है उसमें भी पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा का जरूर जिक्र किया गया होगा। तो अब देखते हैं, फिलहाल ये है स्थिति। तो देख लीजिए नियमित भर्ती में अब 50% जो सीटें हैं वो अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित कर दी है। अब अतिथि शिक्षक पढ़ाना कितना ज़रूरी हो गया है ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी ये आँख खोलने वाला और बहुत कुछ कहता है ये राजपत्र। अगर आपने अतिथि शिक्षक में वर्ग 1 हो, 2 हो, 3 हो, अगर आपने नहीं पढ़ाया है तो आपको फ्रेश में जो है उसमें ज्वाइनिंग लेना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 50% सीटें अतिथि शिक्षकों के पाले में डाल दी है। ठीक है, और महिला को तो ऑलरेडी 50% सीटें थी ही। अब मतलब पूरी तरीके से इस तरीके से हालांकि अतिथि शिक्षकों को इतना नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो अतिथि शिक्षक में नहीं पढ़ा रहा है तो वो अब कैसे इसमें जॉब ले पाएगा, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन्फॉर्मेशन को, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर आप इसको चाहते हैं कि आपको मिले तो मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूँगा, आप इसको वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो सभी को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आदेश है, बहुत ही राजपत्र है, इसमें बहुत कुछ मेंशन है, इसमें बहुत कुछ स्पष्ट हो सकता है, बहुत कुछ क्लियर हुआ है इसमें। तो आप ये भी समझ गए हो कि एक सत्र में लगभग 30 दिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सत्र में 30 दिन आपने पढ़ाया होगा तभी जाके आपका एक सत्र में 30 दिन पढ़ाया होगा तभी जाके आपका सत्र जो मान्य होगा। मिनिमम 3 सत्र में 200 दिन होना ही अनिवार्य है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी को इन्फॉर्मेशन, और बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।